नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर इस वक्त है कि भारत सरकार ने शरारती चीन को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। यानी अब आपको मोबाइल में शेयरिट, टिकटॉक, जूम, वीचैट, यूटी+, यूसी ब्राउजर जैसे ऐप नहीं मिलेंगे। इसके अलावा क्लैश ऑफ किंग्स, बैटरी सेवर, यू कैन मेकअप, क्लब फैक्ट्री, डीओ रिकॉर्डर, वी6 कम्युनिटी जैसे ऐप्स पर भी बैन लगा दिया गया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से विद इमीडिएट इफेक्ट ये बैन लगाया है। मैं आपको बता दूं कि 2019 में एक स्टडी के मुताबिक भारत में टिकटॉक ऐप के 12 करोड़ यूजर्स हैं। टिकटॉक को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसकी पेरेंट कंपनी का नाम ByteDance है और यह बहुत बड़ी खबर है। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भारत ने चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। इसके इफेक्ट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 में भारत में 5.5 अरब घंटे से ज्यादा टिकटॉक वीडियो बने। इस फैसले से चीन को जबरदस्त झटका लगेगा। भारत ने साफ साफ कहा कि यह फैसला भारत का साइबर स्पेस सिक्योरिटी को देखते हुए लिया गया है। इसकी ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा के पास। रजत जी, जैसा भी आपने बताया कि ये फैसला भारत सरकार ने लिया है, सीमा पर जो कुछ हो रहा है वो अपनी ओर, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चीन को चोट पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम भारत सरकार ने उठाया है। और ये पूरी लिस्ट है रजत जी हमारे पास उन ऐप्स की जिनको आप बैन कर दिया गया है। और ये आपको इतने कॉमन ऐप्स हैं जो कि यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे मोबाइल फोन में भी इनमें से बहुत से ऐप्स हो सकते हैं। और ये हजारों करोड़ का नुकसान होगा चीन को। ये समझने वाली बात है दर्शकों के लिए कि इसका जो आर्थिक नुकसान चीन को होने जा रहा है वो हजारों करोड़ों में या उससे ज्यादा भी हो सकता है। और इस लिस्ट में टॉप पर है टिकटॉक। जैसा अभी रजत जी बता रहे थे कि अरबों घंटे के वीडियो इससे बने हैं, इसके करोड़ों यूजर्स भारत के अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटॉक को बैन करने की मांग लगातार उठ रही थी सेफ्टी रीजंस की वजह से भी भारत में। लेकिन इस वक्त टिकटॉक समेत 59 एप्लीकेशंस को जो बैन किया है सरकार ने, इसका एक बहुत स्पष्ट मैसेज चीन को मिलने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा शेयरिट एक बड़ा ऐप है, यूसी ब्राउजर बहुत बड़ा ऐप है, इसके कई सारे यूजर्स हैं। क्लैश ऑफ किंग्स, मैं आपको वो ऐप्स बता रहा हूं जो कि मैं खुद पहचान पा रहा हूं, जो कि मैं यूज करता हूं या मेरे जानने वाले भी यूज करते हैं। इसी किस्म से वीचैट है, यूसी न्यूज है, वीबो जो कि चीन का ट्विटर वर्जन है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत कॉमनली यूज होते हैं और भारत में इनके करोड़ों में यूजर्स होंगे। इन सारी कंपनियों को चोट पहुंचेगी। इसका मतलब यह है कि इसका नुकसान सीधे चीन को होने जा रहा है आर्थिक तौर पर। और यह भी शुरुआत है। इससे पहले एक दो और फैसले हम देख चुके हैं। रेलवे ने एक बड़ा टेंडर सैकड़ों करोड़ का वो कैंसिल कर दिया था। अभी पीछे खबर आई थी कि बिहार सरकार ने गंगा नदी पर जो पुल बन रहा था उसका ठेका एक चीनी कंपनी के पास था, उसको तकनीकी कारणों से कैंसिल कर दिया था। लेकिन अभी तक ये इक्का दुक्का फैसले हो रहे थे और ये एक बड़ा फैसला, एक बड़ा निर्णय भारत सरकार ने लिया है। कुल मिलाकर 49 ऐप्स, चीनी ऐप बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इसके दो डायमेंशन हैं। पहला तो ये कि इससे चीन को एक सबक मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा कि वो जो कुछ सीमा पर कर रहा है वो गलत है, उसको समझे और उसे बंद करे। और दूसरी बात कि ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी था। लगातार एक्सपर्ट्स का भी ये कहना था कि सारे एप्लीकेशंस जिनकी ओनरशिप चीन में है ये डेटा मांगते हैं। जब भी आप कोई ऐप अपने फोन में डाउनलोड करते हैं तो आपसे परमिशंस मांगता है। क्या वो आपका डेटा, आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज कर सकता है, आपकी इमेजेस को यूज कर सकता है, आपकी लोकेशन को यूज कर सकता है। तो ये सारा डेटा हम उसकी परमिशन दे दिया करते थे इस ऐप को। तो इससे एक सुरक्षा का खतरा भी था कि भारत में, भारत की आबादी में ये ऐप्स इतनी बुरी तरह फैले हुए हैं तो इसका कोई गलत फायदा, इस डेटा का गलत फायदा चीन उठा सकता था। तो ये एक सिक्योरिटी कारण भी था जिसकी वजह से इन एप्लीकेशंस को बैन किया गया है। लेकिन फिर हम ये कहेंगे कि अभी तक इस किस्म का किसी भी देश के खिलाफ उठाया गया भारत का ये बहुत बड़ा कदम है और इससे एक चेन रिएक्शन भी हो सकता है। हो सकता है कि चीन इसके जवाब में अब कुछ और प्रतिबंध लगाए। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, अभी भारत में और चीन में जो पोर्ट्स हैं जहां से हमारा सामान वहां जाता है, उनका सामान यहां आता है, वहां पर भी दिक्कतें चल रही हैं। और इसका भारत में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना था कि इसका भी ज्यादा नुकसान चीन को ही होने जा रहा है। चीन को रास्ते पर लाने के लिए भारत की पहली कोशिश तो है डिप्लोमेसी की, बातचीत की, लेकिन इसके साथ साथ सरहद पर फौज की तैयारियां भी पूरी हैं। असल में हमारी फौज की इंफॉर्मेशन यह है कि चीन फिर से धोखा देने की तैयारी कर रहा है। बॉर्डर के पास चीन की फौज पूरी तरह एक्टिव है। लद्दाख में एलएसी के करीब और अक्साई चीन के इलाके में चीन के 2 से 3 बेस एक्टिव हो चुके हैं।
यहां 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स मौजूद हैं। चीन ने LAC के पास हेलीपोर्ट बना लिए हैं। मतलब साफ है कि चीन अब भारत के सब्र का इंतजाम लेने की कोशिश करेगा और भारत अब करारा जवाब देने के लिए तैयार है। भारत का मैसेज साफ है, हम शांति के पक्षधर हैं, हम बातचीत से रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई आंख उठाएगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है, तैयारी पक्की है और इसके सबूत भी आज मैं आपको दिखाऊंगा। चीन को खबरदार करने वाली पहली खबर तो यह है कि इंडियन एयरफोर्स में अगले 30 दिन में 6 राफेल जेट शामिल हो जाएंगे। इनको चीन के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। हालांकि भारत ने चीन के साथ बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है। चीन के अफसरों के साथ हमारे विदेश मंत्रालय के अफसरों की मीटिंग हर हफ्ते होगी। कल सरहद पर कोर कमांडर लेवल की बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। अगर चीन बातचीत से मानता है तो ठीक, वरना हर तरह के जवाब के लिए तैयार रहे। अगर चीन ने यह सोचा कि वो भारत को बातचीत में उलझाकर सीमा पर अपनी ताकत जुटा रहा है, बॉर्डर पर हथियार, गोला बारूद, हजारों सैनिकों का जमावड़ा करके अचानक पीठ पर वार करेगा, तो यह भी चीन की गलतफहमी है। क्योंकि हम दूध के जले हैं, छाछ को फूंक फूंक कर पीते हैं। अब चीन की चालाकी करने का मौका नहीं देंगे। सरकार सिर्फ अपने लेवल पर कोशिश नहीं कर रही, सरहद पर सिर्फ फोर्सेस का मूवमेंट नहीं बढ़ा, सिर्फ फाइटर जेट्स की तैनाती नहीं हुई, सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ, बल्कि मैं आपको बता दूं, इस बार चीन को उन हथियारों से जवाब दिया जाएगा जिसकी उम्मीद चीन को नहीं है। अगर चीन ने इस बार कोई मिस एडवेंचर किया तो इस बार चीन को राफेल का सामना करना होगा। क्योंकि चीन की हरकतों को देखते हुए सरकार ने फ्रांस से बात की, राफेल की डिलीवरी को प्रीपोन करने की बात की और हालात को देखते हुए फ्रांस ने भरोसा दिया कि 6 राफेल जेट जुलाई में भारत आ जाएंगे और इसके बाद सरहद पर भारत का एयर डिफेंस बहुत मजबूत हो जाएगा। चीन अब अपने दिन गिनना चालू कर दे, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उसकी मुसीबत बढ़ने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी एयरफोर्स को राफेल की ताकत मिलने वाली है। चीन ने अगर गड़बड़ी की, जंग के बारे में सोचा, तो भारत का यह फाइटर जेट चीनी सेना पर 20 साबित होगा। अगर चीन के पास J-11 और J-7 फाइटर जेट हैं, तो राफेल इनको मुंहतोड़ जवाब देगा। अगले 30 दिन के अंदर हमारी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में राफेल दिखाई देंगे। आपको बता दें कि राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन लंबी दूरी की मिसाइलें लगी हुई हैं। यह फाइटर जेट मीटियोर और स्कैल्प जैसी मिसाइलों से लैस होगा। मीटियोर यानी वो मिसाइल जो 120 किलोमीटर तक हवा में ही दुश्मन के विमान को खत्म कर सकती है। एक बार टारगेट लॉक हो गया तो फिर उसका डिस्ट्रॉय होना कंफर्म है। इसी तरह स्कैल्प मिसाइल भी करीब 600 किलोमीटर तक 450 किलो वॉरहेड के साथ दुश्मन के एसेट को तबाह कर देगी। इसका मतलब यह है कि हमारे विमानों को दुश्मन के इलाके में जाने की जरूरत ही नहीं होगी, अपनी टेरिटरी के अंदर से ही मिसाइलें फायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ राफेल में एंटी शिप AM-39 एक्सोसेट मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब और नॉन गाइडेड क्लासिक बॉम्ब भी शामिल हैं। मिसाइल सिस्टम के अलावा भारत ने अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशंस बताए थे, यानी कुछ और एडिशनल वेपनरी इसमें शामिल होगी। इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग सिस्टम, लो बैंड जैमर, 10 घंटे तक का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च के साथ ट्रैकिंग सिस्टम भी शामिल है। वैसे न्यूक्लियर हमला किसी भी जंग का आखिरी ऑप्शन होता है, लेकिन अगर चीन ने न्यूक्लियर जंग छेड़ी तो राफेल भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स के जरिए काम तमाम कर सकता है। खासतौर पे इस बात का ध्यान रखा गया था कि सितंबर 2016 में जब ये करीबन 36 रफाल लड़ाकू विमानों का कॉन्ट्रैक्ट 58,000 करोड़ में किया गया, तो ये तय किया गया था कि मई 2020 तक ये सभी लड़ाकू विमान की जो पहली खेप है वो भारत में आ जाएगी। लेकिन कोरोना की वजह से इसमें डिले हुआ, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि कुल मिला के जो अब 6 रफाल लड़ाकू विमान 27 जुलाई को भारत में प्रवेश करेंगे। ये भारतीय वायुसेना की शक्ति में इजाफा करेगा और ख़ास तौर पे
चीन से लड़ने के लिए भारतीय वायुसेना को एक स्टेप अहेड करेगा। असल में जून के शुरुआत में ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के अपने काउंटर पार्ट से राफेल विमान की डिलीवरी को लेकर बात की थी। इस बातचीत में फ्रांस की तरफ से भरोसा दिलाया गया कि अब किसी भी वजह से राफेल की डिलीवरी शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डिलीवरी जुलाई के महीने में ही होगी। 27 जुलाई तक विमान सप्लाई किए जाएंगे। असल में पहली खेप में शुरुआत में सिर्फ 4 विमान आने की बात थी, लेकिन चीन के साथ स्टैंड ऑफ को देखते हुए फ्रांस 2 और विमान देने पर राजी हो गया है। हालांकि जानकारी तो यह है कि कम से कम 8 विमानों के सर्टिफिकेशन का काम पूरा होने वाला है। वैसे हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब चीन के विमान LAC के पास उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए पिशन काउंटी में हेलीपोर्ट बनाया गया है, जबकि कोंका पास में भी सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो रहा है। लेकिन हमारी सेना भी पूरी तरह अलर्ट है। चाइनीज PLA ने गरगुनसा, कासगर, कोंका पास, शिगात्से और शिनजियांग इलाके में अपना डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कोंका पास इलाके में चाइनीज PLA ने अपने एडम बेस और गैरिसन के अंदर चाइनीज ट्रूप्स की संख्या बढ़ाई है। साथ में अटैक हेलीकॉप्टर्स और आर्म्ड UAV की संख्या भी वो लगातार बढ़ा रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से चौकसी बरत रही है। हम आपको बता दें कि 27 जुलाई को जब रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएगा तो उसको ये मानकर चला जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी के लिए वो 24 घंटे अगस्त महीने के पहले हफ्ते से ही कॉम्बैट एयर पेट्रोल करता हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 832 किलोमीटर के इस लद्दाख के रीजन पे एयर डोमिनेंस करेगा। हमारे संवाददाता अमित पारित ने खबर दी है कि इस वक्त चीन के 2 से 3 एयरबेस भी एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स मौजूद हैं, लेकिन भारत ने भी अपनी हवाई ताकत में इजाफा करने के लिए दूसरे विमानों को भी इमरजेंसी बेसिस पर खरीदने का फैसला किया है। राफेल के साथ साथ हमारे Su-30 MKI, जैगुआर, मिराज, MiG-29 जैसे विमान जब जुड़ेंगे तो ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार होगा जिसको तोड़ पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। चीन ने भी अपने अलग अलग बेसिस में इसी तरह से अलग अलग विमानों को तैनात किया है। जैसे होटान में उसने J-8, J-10, J-11 विमानों को तैनात किया है। खासकर में उसने बॉम्बर्स H-6K, जिसे आप 216 का वर्जन मान सकते हैं, रशियन विमान है। इसके अलावा Su-30, इसके साथ ही तिब्बत के किसी बेस में उसने अपने J-20 स्टेल्थ विमान को भी उसने तैनात कर रखा है। लेकिन भारत का जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा राफेल के आने के बाद वो बहुत ज्यादा डेडली होगा, क्योंकि जो सभी विमान हैं, इसके अलावा राफेल, Su-30 MKI, इसके अलावा जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29, ये कई खूबियों वाले विमान हैं। चाहे अगर Su-30 MKI की बात करते हैं तो ये ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकता है और साथ ही साथ दुश्मन के इलाके में जाके भी ये हमला कर सकता है। मिराज 2000 की खूबी ये है कि ये लेजर गाइडेड मिसाइल्स छोड़ सकता है। अगर हम बात करते हैं MiG-29 की तो ये डॉग फाइट का माहिर है, और वहीं जैगुआर न्यूक्लियर बम ले जाने में माहिर है और सक्षम है। तो कुल मिलाकर भारत के जो विमान है उनका जो कॉम्बिनेशन है चीन के विमानों के कॉम्बिनेशन के मुकाबले हर तरह से बेहतर है। मैसेज साफ है, पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। अगर चीन ने LAC पार की तो फिर आर्मी एक्शन के लिए दिल्ली की तरफ नहीं देखेगी, पहले जवाब देगी, उसके बाद सरकार को बताया जाएगा कि चीन को सबक सिखा दिया गया है। मेरे पास इस बात की जानकारी है कि सरकार ने रणनीति बना ली है, चीन को जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। ऑपरेशनल डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन यह कह सकता हूं मैं कि इस बार घेराबंदी बहुत मजबूत है। और बड़ी बात है कि हम सिर्फ राफेल के भरोसे नहीं बैठे, बॉर्डर पर सुखोई 30, MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स तैनात हो चुके हैं। अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। सुपर हरक्यूलिस जैसे विमान लद्दाख में लैंड कर चुके हैं। एवॉक सिस्टम एक्टिव है। चीन की एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, और सबसे खास बात यह कि हम हर लेवल पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर चीन सोचता है कि पहली तरह भारत को आंख दिखाकर प्रेशर क्रिएट कर लेगा, भारत चुप रहेगा, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार भारत ने सिर्फ सरहद पर सेना तैनात नहीं की है, इमरजेंसी में क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसकी तैयारी भी कर ली है। रूस से जो साजो सामान, टैंक्स और फाइटर जेट्स भारत ने लिए हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स वक्त पर मिल जाएं, इसकी बात रूस से जब राजनाथ सिंह वहां गए थे उन्होंने कर ली थी। इतना ही नहीं, अमेरिका, रशिया, इजराइल के साथ जो सैन्य समझौते हैं उन्हें जल्दी पूरा करने, और अगर चीन गड़बड़ करे
तो इन सारे देशों से सहयोग की बात भी कर ली गई है। भारत को फ्रांस के अलावा अमेरिका, रशिया और इजराइल ने जल्दी से जल्दी आधुनिक हथियार और गोला बारूद की सप्लाई भेजने का वादा किया है। इन देशों से हमारी फौज को कौन कौन से हथियार मिलने वाले हैं, इनका असर क्या होगा, इसकी डिटेल्स आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि भारत की सरहद पर तैयारी कैसी है और चीन हमारी फौज के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। लद्दाख में चीन के साथ स्टैंड ऑफ तब तक रहेगा जब तक चीन खुद पीछे नहीं हट जाता। लेकिन इतना निश्चित है कि अब चीन को जवाब देने के लिए भारत की तैयारी अव्वल दर्जे की हो चुकी है। चीन के एक एक हथियार का जवाब रेडी है। बड़ी बात यह है कि चीन की चालाकी और धोखेबाजी को अब पूरी दुनिया समझ गई, इसलिए अब दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुल्क भी भारत के साथ खड़े हैं। चीन को करारा जवाब देने में भारत की मदद कर रहे हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देश भारत को हथियार मुहैया करवा रहे हैं। आधुनिक हथियारों के आने की तारीख तय हो चुकी है, यानी चीन को स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी से जवाब मिलेगा। फ्रांस से रफाल के अलावा अमेरिका से प्रिसिजन आर्टिलरी राउंड्स आने वाले हैं। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी जल्द भारत को भेजे जाएंगे, जबकि रूस से जो $1 अरब के आर्म्स एंड एम्युनिशन आने वाले हैं, उनकी डिलीवरी वक्त से पहले हो जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से आर्म्स मिलने में जिस देरी की आशंका जताई जा रही है, उसे हाई लेवल बायलैटरल टॉक्स के बाद क्लियर कर दिया गया है। अगले कुछ हफ्तों में रूस से भी $1 अरब का हथियार और गोला बारूद भारत को मिलने वाला है। इन हथियारों की लिस्ट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ओर से दी गई थी, जो कुछ दिन पहले ही रूस से लौटे हैं। चूंकि भारत के पास ज्यादातर जमीनी हथियार रूस के ही हैं, इसलिए सरकार ने मेन वेपनरी के अलावा एयरफोर्स के लिए भी कुछ एडिशनल एम्युनिशन मंगवाए हैं। क्योंकि हमारी एयरफोर्स को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एयर ड्रॉपिंग बॉम्बर्स और मिसाइल्स भी चाहिए, ताकि चीन के हर वार को काउंटर किया जा सके। इसी तरह आर्मी को जब एंटी टैंक मिसाइल और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा, तो चीन का हर दांव बेअसर हो जाएगा। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बताया कि भारतीय सेना को अगले जनवरी तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल जाएगा। जब इस बार रक्षा मंत्री मॉस्को गए थे तो अपने काउंटरपार्ट से बात करते हुए उन्होंने इस बात को कहा था कि 2021 तक आने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दरअसल और पहले आ जाए। यही वजह है कि अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पहला बैच जनवरी 2021 में भारत में आ जाएगा। ये मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने वाला एयर डिफेंस मैकेनिज्म मिसाइल सिस्टम है, जो कि बेहद सक्षम है। ये भी बता दें कि कुल मिला के 2018 में अक्टूबर महीने में इंडो रशियन समिट के दौरान इस प्रोजेक्ट को लॉक किया गया था और इसकी जो कुल कीमत वो करीबन 40,000 करोड़ थी। इसको देखते हुए ये गेम चेंजर के तौर पर है और 5 स्क्वाड्रन भारतीय सैन्य व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगी। वैसे जहां तक एयर डिफेंस सिस्टम की बात है, तो इसमें इजराइल एक कदम आगे बढ़कर भारत के साथ आ चुका है। सोचिए, इजराइल की आर्मी जिस एयर डिफेंस सिस्टम को यूज कर रही है, वही हाईटेक सिस्टम भारत के पास पहुंचने वाला है। जब तक हमारे पास S-400 नहीं पहुंचता, तब तक यही डिफेंस सिस्टम चीन की हर मिसाइल को, हर अटैक को हवा में न्यूट्रलाइज कर देगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम को लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशंस पर ही माउंट किया जाएगा। क्योंकि चीन के पास हाल ही में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आया है, तो इसे जवाब देने के लिए इजरायली डिफेंस सिस्टम काफी कारगर साबित होगा।
भारत और अमेरिका के बीच M777 लाइट हॉविट्जर गन का करार हुआ है। इसकी पहली खेप इंडिया आ भी चुकी है। इन्हें माउंटेन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अब अमेरिका से भारत को एक्स्ट्रा आर्टिलरी राउंड मिलेंगे। 40 किलोमीटर की रेंज वाली प्रिसीजन अटैक राउंड भारत की आर्टिलरी फायर पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इसके अलावा अमेरिका भारत को वाइटल इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें भी भेज रहा है। इसके जरिए भारतीय सेना को बॉर्डर की एग्जैक्ट सिचुएशन का पता चल रहा है। अमेरिका से होविट्जे, रूस से एंटी टैंक मिसाइल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिलने से हमारी फौज की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, मारक क्षमता बढ़ेगी। इजराइल से भी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। इस आधुनिक सिस्टम की जानकारी अभी दुनिया के पास नहीं है। मॉडर्न हथियार और सिस्टम मिलने से हमारी फौज की ताकत कई गुना बढ़ेगी। हालांकि हथियारों से सिर्फ ताकत बढ़ती है। चीन इसके मुकाबले में अपने हथियार, अपने मिसाइल्स, फाइटर जेट उतार सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि चीन की फौज वो हौसला, वो हिम्मत, वो जाबाजी, वो शौर्य कहां से लाएगी जो हमारे जवानों के पास है। आर्मी के अफसरों का कहना है कि चीन में जो फौजी हैं उन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता है। परिवार वाले बिजनेस में उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इससे चीन के फौजी बस अपना टर्म पूरा होने का इंतजार कर रहे होते हैं और जल्दी से जल्दी सेना से भागना चाहते हैं। उनकी ट्रेनिंग का लेवल भी वो नहीं है जो हमारे फौजियों का है। इसलिए जब मुकाबला होता है, चीनी सैनिक भागने वालों में सबसे पहले होते हैं। गलवान में यही हुआ था। हमारे एक एक जवान ने कई कई चीनियों को मारा। अब सवाल है कि सरहद पर फिलहाल एक्चुअल पोजीशन क्या है? चीन की फौज कहां है? हमारी सेना कहां है? क्या चीन कोई नए बंकर बना रहा है? नए टेंट लगाए हैं? अगर लगाए तो कहां लगाए? इन सारे सवालों के जवाब दिए आज फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वी.के. सिंह ने। जनरल सिंह की एक एक बात को ध्यान से सुनिए, आपके सामने पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 15 तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे। और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। अब आप इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है। थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई है, ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर वहां पर झड़प हुई, और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। चीन ने अपने और लोग बुलाए, हमारे लोगों ने भी अपने और लोग बुलाए। चीन के लोग, क्योंकि उनकी तरफ रास्ता थोड़ा ठीक था, थोड़ा जल्दी आ गए। लेकिन चीन की जैसी खासियत रही है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे, या पत्थर से गिरे थे, या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आंकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। एक बात साफ है, आज के हालात में चीन के लिए जंग लड़ना कोई आसान नहीं होगा। अब भारत बदल चुका है। एक तरफ हमारी फौज की तैयारी, उसकी बहादुरी का जज्बा और हमारी फौज का प्रोफेशनलिज्म। ये दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मी है। दूसरी तरफ चीन के सामने कई सारे फ्रंट खुले हैं। एक तरफ उसे अमेरिका से लड़ना है, दूसरी तरफ जापान, ताइवान, वियतनाम जैसे
कई मोर्चों पर चीन की तकरार चल रही है, तो कोशिश तो यही होगी कि बातचीत से कोई रास्ता निकले। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हमारे फौज के अफसरों ने मुझे बताया कि भारत और चीन के बीच में तनाव है, जंग जैसे हालात बनते हैं तो पाकिस्तान को बड़ी खुशी होती है। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। खुद लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन तमाशा देखने में मजा आ रहा है। पिछले 10 दिन में पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म है। दावा किया जा रहा है कि चाइना के 40 J-10 फाइटर जेट्स स्कार्दू एयरबेस पर लैंड कर गए हैं और 10 गिलगिट एयरबेस पर पोस्ट कर दिए गए हैं। ये दोनों एयरबेस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं। पाकिस्तान की तरफ से इन बेसिस पर खड़े फाइटर जेट्स की सैटेलाइट पिक्चर्स भी सर्कुलेट की गई हैं। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस ने इन तस्वीरों को एनालाइज किया तो दोनों एयरबेस की तस्वीरें फर्जी निकली। भारत की फौज का कहना है कि यह सिर्फ एक वॉर टाइम प्रोपेगेंडा है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई तो है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, चीन की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के कई इलाकों में अलगाव की आग लगी है। बलूचिस्तान हो, सिंध हो या फिर पीओके, इन सब इलाकों में लोगों की आवाज को पाकिस्तानी फौज बंदूक के दम पर कुचल रही है। लेकिन जब भी इन इलाके लोगों को मौका मिलता है तो पाकिस्तान की सरकार को अपनी मौजूदगी का एहसास करवा देते हैं। आज कराची में यही हुआ। सर, पाकिस्तान स्टॉप स्टेशन पे अटैक हुआ है सर। सर, मेरे सामने गोलियां चल रही हैं। जी सर, ये देखिए, सुन रहे सर। सर, मैं दिखाता हूँ आपको ऑनलाइन आए सर, मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ। देखिए सर, मेन बिल्डिंग जो है ना उसके ऊपर हो रहा है सर। कुछ लूटने के लिए आए हैं, बहुत गंदा किस्म का वो हो रहा है सर। फायरिंग हो रही है, गाड़ी में लेके आए बंदे को। और अभी अंदर घुस रहा है सर, अभी अंदर घुस रहे हैं सर। सबको बता दें सर, कोई यहाँ पे नहीं आया सर। अभी सबको बोल दे कि कोई यहाँ पे नहीं आया। मेन एंट्रेंस पे बहुत सर्जिकल किस्म की फायरिंग हो रही है। ये तस्वीरें कराची की हैं। गोलीबारी, धमाके और हर तरफ अफरा तफरी। कराची की सुबह आज कुछ ऐसी थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कारोबार शुरू होता उससे पहले गोलियों की बौछार शुरू हो गई। 4 भी मारे गए। पूरा ऑपरेशन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। सुबह 10:02 पर 4 आतंकी आराम से टहलते हुए आए। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर तैनात गार्ड्स की हत्या कर दी। यहीं से मुठभेड़ की शुरुआत हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की। 2 आतंकवादी मारे गए। 2 आतंकी अगले गेट तक पहुंचे, लेकिन यहां उनका सामना पाकिस्तान के एलीट फोर्स से हुआ। बाकी बचे दोनों आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया। लेकिन इस आतंकी हमले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 4 सिक्योरिटी गार्ड, 1 पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 6 लोग भी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। हमले की जांच कर रही पुलिस ने कहा है कि आतंकियों का मकसद स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कत्लेआम करने के अलावा लोगों को बंधक बनाना भी था। इसलिए वो इतने बड़े पैमाने पर हथियारों के अलावा अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाए थे। ना सिर्फ वायलेंस करेंगे, लोगों को मारेंगे, बल्कि होस्टेज बनाने के भी इरादा रखते थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास जो चीज़ें रिकवर हुई हैं, हर टेररिस्ट मुकम्मल तौर पर असले से लेस था, जिसमें उसके पास AK-47 राइफल्स थी, एक के पास ग्रेनेड लॉन्चर्स था, बहुत से ग्रेनेड्स थे, हैंड ग्रेनेड्स भी थे और लॉन्चर के साथ जो ग्रेनेड लगते हैं वो भी थे, खाने पीने का सामान था और बहुत सा एमुनेशन था। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। BLA की मस्जिद ब्रिगेड ने आतंकी हमले को अंजाम दिया। सभी आतंकी सुसाइड बॉम्बर थे। स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले के बाद
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी इमरान सरकार पर हमलावर हो गई है। पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री एक आतंकी संगठन के मुखिया ओसामा बिन लादेन को शहीद बोलता है, उससे दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की उम्मीद करना बेकार है। पाकिस्तान की एजेंसियां तो इस हमले के पीछे भारत का हाथ बताने की तैयारी कर चुकी हैं। प्रोपेगेंडा मशीन एक बार फिर एक्टिव है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तो कह भी दिया कि हमले के पीछे भारत की साजिश है। यह तो अच्छा हुआ कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। असल में पाकिस्तान की कोशिश तो यह है कि किसी तरह भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन क्रिएट की जाए, जिससे एक तरफ चीन से खतरा हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज का बॉर्डर पर मुकाबला हो। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन ये सब खेल पुराने हो गए। हमारी जितनी तैयारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है, लद्दाख रीजन में है, उतनी ही तैयारी पाकिस्तान की तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी है। सिर्फ इसी इलाके में नहीं, लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल तक के बॉर्डर पर हमारी फौज पूरी तरह मुस्तैद है। इसलिए अब पाकिस्तान हो या चीन, दोनों को अपने अपने देश के भीतर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर भारत की तरफ देखा तो एक नई प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। जहां तक हमारे देश का सवाल है, भारत का सवाल है, तो भारत न चीन से उलझना चाहता है न पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के चक्कर में तो अपनी इमेज खराब करना ही नहीं चाहता। हमारे यहां अपनी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी समस्या तो चाइना का भेजा वायरस है। कोरोना वायरस के केसेस का आंकड़ा कहां तक पहुंचा, और महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए क्या क्या फैसले किए, इन फैसलों से मुंबई के लोग कितने परेशान हुए, इन सारे सवालों का जवाब 25 सेकंड के स्पॉन्सर मैसेज के बाद। अब मैं आपको कोरोना के कहर का अपडेट देता हूं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 5.5 लाख को पार कर गई है। 16,500 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के 1,69,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। सिर्फ मुंबई शहर में 76,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार को रोकने के सरकारी उपाय अभी तक उतने कामयाब नहीं हुए, इसलिए सरकार ने एक बार फिर 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। एसेंशियल सर्विसेज में लगे लोग भी काम पर जाएंगे। मिशन बिगिन अगेन के तहत महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में गैर जरूरी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। सरकारी ऑफिस में 15% कर्मचारियों को आने की इजाजत दी गई है, जबकि प्राइवेट ऑफिस में 10% स्टाफ आ सकेगा। मुंबई पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस ने लोगों से कहा कि घर से 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर निकले तो जुर्माना लगेगा। इस तरह सख्त गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए मुंबई पुलिस सड़क पर उतरी, और जब सड़क पर उतरी तो मुसीबत और बढ़ गई। चेकिंग के चक्कर में कई किलोमीटर का जाम लग गया। मुंबई के लोग दिन भर परेशान रहे। कोरोना के चक्कर में बनाई गई नई गाइडलाइंस के कारण अब मुंबई वालों को नई मुसीबत झेलनी पड़ रही है। सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन दुकानें खोलने के, ऑफिस जाने के नियमों में थोड़ी ढील भी दी है। आज हफ्ते के पहले दिन लोग घरों से काम धंधे पर निकले, लेकिन लंबे जाम में फंस गए। सबसे बुरा हाल दहिसर चेक नाके के पास देखा। तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोग परेशान हुए होंगे। दहिसर चेक नाके के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हजारों गाड़ियां जाम में फंसी थी। काशीमीरा जंक्शन पर दिन भर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रही। यहां कई किलोमीटर तक गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थी। मीरा रोड पर भी लोग घंटों जाम में फंसे रहे, परेशान होते रहे। दरअसल ये जाम
ये परेशानी और ये अफरा तफरी मुंबई पुलिस के एक फरमान के बाद मची है। कोरोना वायरस से जूझ रही मुंबई पुलिस ने कल से एक ड्राइव शुरू किया है। इस ड्राइव के तहत लोगों से कहा गया है कि वो अपने घर के 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर न जाएं। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस एक्शन ले रही है। कार और बाइक जब्त की जा रही है। मुंबई पुलिस ने साफ कहा है कि जिन लोगों को जरूरी नहीं है वो घर से ना निकले। जरूरी होने पर 2 किलोमीटर के रेडियस में ही निकले। 2 किलोमीटर के रेडियस अगर बाहर जाना है तो सिर्फ उन लोगों को इजाजत है जो ऑफिस जा रहे हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, और जो लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे उन्हें मुंबई पुलिस इसी तरीके से सड़कों पर रोक रही है, उनकी गाड़ियों को जब्त कर रही है। रविवार के दिन ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई थी। तकरीबन 5000 गाड़ियां पूरे मुंबई में जब्त की गई हैं। आज सोमवार का दिन है, आज वर्किंग डे है और आज सवेरे से मुंबई पुलिस फिर सड़कों पर है। असल में सरकार ने नियम बनाया है कि लोग बहुत जरूरी काम के बिना अपने घर से 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। जो इस नियम को तोड़ेगा उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी, जुर्माना लगेगा वो अलग। इस आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस की टीम आने जाने वाली गाड़ियों को रोक रोक कर चेक कर रही है। कल से अब तक पुलिस 10,000 से ज्यादा गाड़ियों का चालान कर चुकी है। बड़ी संख्या में गाड़ियां जब्त की गई है। मुंबई पुलिस उन लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है जो लॉकडाउन में ढील के बाद लागू नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पर 1 से ज्यादा सवारी की इजाजत नहीं है। कार में ड्राइवर के साथ सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। इन नियमों को फॉलो नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। एसेंशियल सर्विसेज के अलावा जो भी अत्यावश्यक सेवाएं हैं, जो काम के लिए जा रहे हैं, उनको काम करना परमिट है, मतलब परमिटेड है जो भी नॉर्म्स के थ्रू। उसके अलावा जो लोग बाहर निकलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हम लोगों को यही बताना चाहेंगे कि आप जो है कोई भी इमरजेंसी आपका कारण है उसके लिए आप बाहर निकल सकते हैं। अत्यावश्यक सेवाओं का कारण आपका नहीं है तो आप नहीं निकल सकते। आप टहलने के लिए निकलोगे तो कार्रवाई होगी। मुंबई पुलिस के इस ड्राइव पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मेडिकल, प्राइवेट ऑफिस, दुकान और बीएमसी ऑफिस में काम करने वालों के घर 2 किलोमीटर के दायरे में हों, ये संभव ही नहीं है। बीजेपी नेता इस फरमान को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मुंबई में जिस तरह के हालात हैं उन पर काबू पाना है तो सख्ती तो करनी पड़ेगी। ठाणे में भी आज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 जुलाई से अगले 10 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला किया, क्योंकि ठाणे में कोरोना के मरीजों की संख्या 8,500 के करीब है। इसलिए 2 जुलाई के बाद यहां सिर्फ दवा, दूध और सब्जी की दुकानें खुलेंगी, बाकी सब बंद। और जो लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, सख्ती के साथ साथ सिस्टम को दुरुस्त करने की भी जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज से ऐसी तस्वीरें आई जो सिस्टम की बेदर्दी के सामने आम लोगों की बेबसी का सबूत है। ये तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। हॉस्पिटल के बाहर बैठे माता पिता की चीखियां आप सुनेंगे तो कलेजा कांप जाएगा। पिता की गोद में 1 साल के बेटे की लाश थी। पिता बच्चे की लाश का बोझ नहीं उठा पाया, वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन डॉक्टर्स को रहम नहीं आया। ये माता पिता अपने बच्चे की जान बचाने की उम्मीद में हॉस्पिटल आए थे। बच्चे को 2 दिन से तेज बुखार था, सांसें उखड़ रही थी, लेकिन डॉक्टर्स को रहम नहीं आया। मां बाप के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। मां की आंखों के सामने उसके लाल ने दम तोड़ दिया। पिता की गोद में बच्चे की सांसें थम गई और इसके बाद सीएमओ साहब बाहर निकले और कहा कि बच्चों को लाने में देर कर दी, इसलिए बचा नहीं पाए। पिता की गोद में मासूम बेटी की लाश और फूट फूट कर रोती मां। कन्नौज जिला अस्पताल के बाहर जिसने भी इस अभागे माता पिता को देखा वो अपने आंसू नहीं रोक सका। आखिर मासूम अनुज की उम्र ही क्या थी? महज 1 साल के अनुज को उसके माता पिता ने अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। कहते हैं ना, पिता के कंधे पर सबसे बड़ा बोझ होता है बच्चे की लाश, और अनुज के पिता भी अपने बेटे की मौत का गम सह नहीं सके, बेसुध होकर वहीं गिर पड़े।
अस्पताल में आए, कोई सुनवाई नहीं की। मिस्रीपुर रहते हैं, कोई लापरवाही से बच्चा खत्म हो गया है। डॉक्टरों से आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं की? कई, तो डॉक्टरों ने कोई सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं की। बेटे को सीने से लगाए पिता की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। लोग अस्पताल के रवैये पर सवाल उठाने लगे तो सफाई देने के लिए सीएमओ साहब सामने आए। सीएमओ ने दावा किया कि बच्चे को डॉक्टर ने अटेंड किया था, लेकिन दिमागी बुखार यानी इंसेफेलाइटिस से जूझ रहे अनुज को जिस वक्त हॉस्पिटल लाया गया तब तक उसकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी, इसलिए उसे बचाया नहीं जा सका। बच्चे की मौत पर पिता का दर्द क्या होता है, उसके कंधों पर कितना बोझ होता है, इसे कोई नहीं समझ सकता। जिस पिता की गोद में उसका मासूम बेटा दम तोड़ दे, नौजवान बेटे की मौत के बाद पिता को बेटे का आखिरी मैसेज मिले, उस पिता के दिल पर क्या बीती होगी ये हम नहीं समझ सकते। उसका यह दर्द जिंदगी भर का है। ऐसे परिवार हमारे सिस्टम पर, हमारी सरकार पर, हमारे डॉक्टर्स पर कभी यकीन नहीं कर पाएंगे। देश भर में हजारों डॉक्टर्स, हजारों स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान पर खेलकर कोरोना के मरीजों को बचा रहे हैं। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं, लेकिन अगर एक भी इस तरह का केस होता है तो पूरे समाज के लिए, पूरे सिस्टम के लिए दाग बन जाता है। मैं नहीं कहता कि हर मामले में डॉक्टर्स को दोष देना, सरकार को दोष देना, सिस्टम को दोष देना ठीक है, लेकिन घटना तो हुई है, दर्द तो है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो दोषी लोगों के खिलाफ एक्शन ले, जिससे कम से कम आगे ऐसी लापरवाही करने की हिम्मत किसी में ना हो। मुझे पूरे यकीन है योगी आदित्यनाथ एक्शन लेंगे। वैसे सरकारें उन समस्याओं को ठीक कर सकती हैं जो सिस्टम के कारण पैदा हुई हैं, लेकिन आजकल मुसीबतें बहुत हैं और जो मुसीबत आसमान से बरस रही है उसका मुकाबला कौन कर सकता है। असम में लगातार बारिश हो रही है, 23 जिले जबरदस्त बाढ़ की चपेट में हैं। इस आफत की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। कहीं गर्मी ने तो कहीं गिरती बिजली ने लोगों की जान ली है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान तक पहुंच गई है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर असम में दिखाई दिया, जहां 2 दर्जन जिले बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। 2 लाख लोग बेघर बार हो गए हैं और अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 12 जिलों में करीब 200 रिलीफ कैंप बनाए हैं। 27,000 लोगों को शेल्टर होम्स में रखा गया है। आज अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेल्थ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा से बात की और मुसीबत के वक्त में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर बारिश कहर बनकर टूटी है। असम के 23 जिलों में बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी। इन जिलों के 9 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सबसे बुरा हाल बारपेटा जिले का है। यहाँ 1,35,000 लोग बाढ़ के पानी में घिरे हैं। धेमाजी में 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि नालबाड़ी में 96,000 लोगों के घर और खेत पानी में डूब गए हैं। असम के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक असम के 2,000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 68,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। असम की राजधानी गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुवाहाटी के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसमें कई घर डूब गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। तिनसुकिया जिले से जो तस्वीरें आई हैं, उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में हालात कितने खराब हैं। जहां तक देखो पानी ही पानी दिख रहा है। सड़क, घर, दुकानें सब पानी में डूबे हुए हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां लोगों को नाव की सवारी करनी पड़ रही है। तिनसुकिया में कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। सैकड़ों घर टूट गए। लोगों को नाव के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। असम में बारिश की वजह से बाढ़ आई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीन ने भी नदी में पानी छोड़ा है। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ का एक बड़ा कारण चीन की शरारत है। इस बार चीन ने नेपाल को भी हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है, इसलिए बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि चीन की ऐसी सारी चालों से हम निपट लेंगे, हमारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अब चीन दुनिया के सामने नहीं टिक पाएगा,
क्योंकि पूरी दुनिया चीन की चालाकियों को, चालबाजियों को समझ गई है। अब पूरी दुनिया चीन के खिलाफ लामबंद होकर भारत के साथ है। इसके बारे में हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। ये डिटेल आपको बताएंगे पंकज भार्गव।